नमस्कार। एक्सक्रिकेटर.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं बिल्कुल आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आपको ज्ञात ही होगा कि कल 17 सितंबर को भारत ने एशिया कप 2023 का फाइनल श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीत लिया है। और इस फाइनल की सबसे खास बात रही मोहम्मद सिराज की बॉलिंग। मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए, जिसमें से 4 विकेट मात्र एक ही ओवर में लिए गए थे। और इस बात से एक बात साबित हो गई कि मोहम्मद सिराज जो है वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे प्रमुख बॉलरों में से एक है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के बाद में सबसे अच्छा तेज गेंदबाज अगर आपके पास में है तो वो मोहम्मद सिराज ही है। मोहम्मद शमी उसके बाद ही आएंगे। वजह अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे कितने गेंदबाज आप बताइए जिन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक ही ओवर में 4 विकेट ले रखे हों, वो भी किसी टूर्नामेंट के फाइनल में। मैं यहाँ पे सारे प्रारूपों की बात कर रहा हूँ, टेस्ट, वनडे, T20। लेकिन कितने ऐसे गेंदबाज आपको पता हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट ले रखे हों। एक मलिंगा आपको ध्यान आएंगे, उसके अलावा मुझे नहीं ध्यान, वास्तविकता में मुझे नहीं ध्यान, हो सकता कोई और हो। तो पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है बॉलरों की और एक ओवर में 4 विकेट नहीं ले पाते हैं। तो मोहम्मद सिराज ने लिया तो बहुत बड़ी बात है। और ना केवल ये बल्कि उसने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया श्रीलंका की गेंदबाजी को। मेरे ख्याल से पहला विकेट लिया था बुमराह ने, कुशल परेरा को आउट किया था। उसके बाद में इसने तीसरे ही ओवर में, चौथे ओवर में, मेरे ख्याल से चौथे ओवर में, पहला तो बुमराह ने फेंका था, चौथे ओवर में इन्होंने, सिराज ने पहली, तीसरी, चौथी और छठी गेंद पे विकेट लिया। और उसके बाद अगले ओवर में जब ये आए तो इन्होंने दासुन शनाका का विकेट ले लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने 33 रन जब पहुंचा था तब कुशल मेंडिस का भी विकेट ले लिया। तो एक तरीके से इन्होंने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया मोहम्मद सिराज ने। तो वाकई ये मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट के जितने गेंदबाजी के अच्छे से अच्छे स्पेल होंगे उनमें मैं टॉप 3 में से तो एक उसको रखूंगा। और टॉप 3 नहीं तो टॉप 5 में तो आ ही जाएगा, लेकिन टॉप 3 में ये होगा क्योंकि ऐसे प्रदर्शन बहुत कम हुए हैं भारतीय गेंदबाजों की ओर से। तो इसके बाद अब बात करेंगे मोहम्मद सिराज की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इसके बाद हम कुछ दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। जो एशिया कप तो हम लोग जीत ही गए हैं और विश्व कप की बारी है। तो देखो, एशिया कप से 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर होकर निकल के आई। पहली बात तो ये निकल के आई, जैसे आपने बांग्लादेश के खिलाफ आपने 5 खिलाड़ी बैठा ले, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और विराट कोहली, वो 5 खिलाड़ी इस फाइनल में थे। तो ये बात निकल के आई कि 5 खिलाड़ी आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। कई बार खिलाड़ी का प्रदर्शन भले उतना ना हो लेकिन उसके नाम का खौफ बहुत होता है। अब देखिए, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अगर जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में एक तेज गेंदबाज के तौर पे नहीं खेलता तो आपकी तेज गेंदबाजी दंतहीन दिखती है, बगैर दांतों की। और जसप्रीत बुमराह खेलने के बाद हो सकता है उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा ना रहे, लेकिन उसके बावजूद उसके नाम का खौफ होता है दूसरी टीमों पर। इस बात को आप महसूस करेंगे कि जसप्रीत बुमराह के आने के बाद भारतीय गेंदबाजी का स्तर क्या होता है, जसप्रीत बुमराह के आने के पहले भारतीय गेंदबाजी का स्तर क्या होता है। और बुमराह को भी इस बात की शाबाशी देनी चाहिए कि उसने 1 साल के बाद भी लगभग अपना सब बरकरार रखा मोमेंटम। तो जसप्रीत बुमराह आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मोहम्मद शमी को आप नंबर 2 गेंदबाज कह सकते हैं भारत का, लेकिन मोहम्मद शमी भी कभी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए कि वो कभी मुख्य गेंदबाज बन पाए। वो हमेशा सेकेंड लीग में ही रहेंगे, कभी भी आप देख लीजिए। तो उनकी गेंदबाजी हालांकि अच्छी है, लेकिन कभी इस रणनीति से या इस तरीके से गेंदबाजी करते नहीं दिखे जैसे बुमराह या सिराज दिखते हैं। तो मोहम्मद सिराज आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। वो एक टीम में नई ऊर्जा लेके आता है और ऐसे खिलाड़ी जरूरी होते हैं टीम में। और फास्ट बॉलर है तो वो एग्रेशन आप में होना चाहिए, वो दिखता है सिराज में। और कल उसने जो प्रदर्शन किया उसने साबित किया कि वो भारतीय टीम के लिए कितना जरूरी है। तीसरा नाम मैं लूंगा कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए और उसके बाद में श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिए। और आप इस बात को मानिए कि कुलदीप यादव आपकी टीम का तुरुप का इक्का है। एक बात मैं और कहूंगा कि कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज दोनों रिदमिक बॉलर हैं। जब इनको लय मिल जाती है तो इनको खेलना किसी के लिए आसान नहीं होता, और कभी कभी लय नहीं मिलती तो इनको खेलना बहुत आसान होता है और ये बुरी तरीके से पिट जाते हैं गेंदबाजी में। लेकिन अभी ये दोनों लय में हैं और ये भारत के लिए अच्छा है। और जब ये लय में होते हैं तो इनको खेलना किसी के लिए आसान नहीं होता। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है भाई। अब इतना दुर्लभ गेंदबाज आपके पास में है और
अच्छी बात है कि उसका आप उपयोग अब करने लगे हैं। और जहां तक मुझे 2019 सेमीफाइनल की ध्यान है तो उसमें युजवेंद्र चहल को प्रेफरेंस दी गई थी कुलदीप यादव पे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कुलदीप यादव भी वहाँ सही ऑप्शन होते, वहाँ पे शायद मोहम्मद शमी सही ऑप्शन होते, लेकिन चहल को कुलदीप पे वरीयता दी गई थी शुरू में। अब कुलदीप को वरीयता मिल रही है और कुलदीप उसका उपयोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और अच्छी गेंदबाजी कुलदीप ने की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता, इसके लिए वो भी बधाई का पात्र है। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। आप उसके आंकड़े उठा के देख लीजिए भाई, वो देखो 140 की स्पीड पे गेंद फेंकता है, लगातार फेंक सकता है 4-5 ओवर, वो स्विंग करवा लेता है, आउट स्विंग भी उसके पास में, स्विंग भी उसके पास में, लेग कटर है, ऑफ कटर है, बाउंसर मार लेता है, यॉर्कर मार लेता है, तेज गेंदबाज भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद में उसकी बैटिंग भी ठीक ठाक है। अभी देखो पाकिस्तान के खिलाफ में उसने आपको शर्मिंदगी से बचा लिया था पहले मैच में। निम्न क्रम में हिटिंग भी अच्छी कर लेता है, छक्के मार देता है। बेन स्टोक्स से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत जाता या कोई और टूर्नामेंट ऐसा जीत जाता तो हार्दिक पांड्या की आप तुलना करने रहते बेन स्टोक्स से, अगर एक भी विश्व कप भारतीय टीम जीती होती। बेन स्टोक्स इस मामले में आगे है कि उसने महत्वपूर्ण मौके पे अच्छा प्रदर्शन किया और बैटिंग में उसने अपने आप को साबित करके दिखाया, लेकिन बॉलर के तौर पे हार्दिक पांड्या उससे अच्छा है। और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में हार्दिक पांड्या से अच्छा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आज की डेट में कोई नहीं है, मेरा ये मानना है। तो ये आपके पास में है तो ये आपकी भी बहुत अच्छी एक उपलब्धि टाइप की है कि आपके पास में हार्दिक पांड्या है, उसका आप अच्छा उपयोग करें। और WTC फाइनल में भी अगर हार्दिक पांड्या होता तो कुछ प्रभाव अलग होता, मेरा मानना है। दोनों बार WTC फाइनल में वो नहीं खेला, जो भी कारण रहा शायद चोटिल था, तो हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फिर बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली उस ओहदे पे पहुंच चुके हो जहां पे सचिन, लारा, कालिस ये लोग थे। विराट कोहली का नाम ही काफी है दूसरी टीम को भय में डालने के लिए। विराट कोहली टीम में आता है, उसके बाद में उसकी एक ऊर्जा अलग है। फील्डिंग में आप देख सकते हैं उसकी कप्तान के तौर पे उसने आपने देखी थी, विराट कोहली की ऊर्जा ही अलग है। और बल्लेबाजी में उससे ज़्यादा फिट कोई दिखा नहीं। और जैसा कि पुराने आपको कोच बताएंगे, अब आजकल के कोच का तो मुझे पता नहीं, पुराने कोच आपको बताते थे कि आपको छक्का मारने की जरूरत नहीं है हर बार, ग्राउंडेड शॉट खेलिए, चौका नहीं मार सकते तो हर गेंद पे रन लीजिए। हर गेंद पे अगर आप रन लेते हैं सिंगल तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आप 6 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं, 6 का स्ट्राइक रेट तब बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी भी कम नहीं है लेकिन तब बहुत। और दूसरा ये कि आप जब दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं तो आपको आउट करने की संभावना, आपके आउट होने की संभावना कम हो जाती है। बॉलर आपको आउट नहीं कर सकता क्योंकि आप दूसरे छोर पे हैं। तो विराट कोहली इन 2 चीज़ों को फॉलो करता है और फिटनेस उसकी कमाल की भाई। तो ये 5 खिलाड़ी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व कप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके अलावा शुभमन गिल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ भी, और बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया था। हालांकि उससे शिकायत ये है कि उसको जिता के आना चाहिए था, लेकिन जिता के नहीं आया, चलो ठीक है, लगा सीख रहा है। ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन किया था पाकिस्तान के खिलाफ में, जब उच्च क्रम फ्लॉप हो गया था आपका, तो ईशान किशन भी ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे शमी की। शमी ने जो भी 3-5 किया ठीक ही किया, कोई खराब प्रदर्शन नहीं किया और वो आपको बेंच स्ट्रेंथ है अच्छी है। जडेजा बहुत अच्छे नहीं रहे, ये शायद एक मैच में कुछ अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, लेकिन उसके अलावा जडेजा कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। बल्लेबाज के तौर पे मुझे नहीं ज्ञात है कि रविंद्र जडेजा ने 2019 सेमीफाइनल को छोड़ के लिमिटेड ओवर में कोई बहुत अच्छी पारी खेली हो मौके पे अच्छे स्ट्राइक रेट से, मुझे नहीं जाना। और गेंदबाजी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल के बाद में रविंद्र जडेजा की लिमिटेड ओवर गेंदबाजी कोई खास रहेगी नहीं, तो उनको आप खिला रहे हैं तो फील्डिंग के दम पे आप खिला रहे हैं, बाकी उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं ज़्यादा बैटिंग में। अक्षर पटेल चोटिल हो गए, लेकिन वो स्पिन पिचों का अच्छा बैट्समैन है। और उसके अलावा बात करेंगे केएल राहुल की। तो केएल राहुल ने आपको दिखाया कि मध्य क्रम में उसकी उपयोगिता कितनी ज़्यादा है। भाई नंबर 5 पे वो आया है और उसने कठिन पिचों पे अच्छी बैटिंग की है, शतक भी उसने बना के दिखाया, रिद्म में वो दिखा, उसके पास सारे शॉट्स हैं। मैं ओपनिंग में केएल राहुल को कतई पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो स्विंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा सक्सेस उसकी नहीं है, हालांकि सबकी नहीं है, उसकी कुछ ज़्यादा ही उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। लेकिन मध्य क्रम में केएल राहुल आपका अच्छा बैट्समैन है और उसका लिमिटेड ओवर क्रिकेट में विशेष तौर पे वनडे में रिकॉर्ड आप उसका उठा के देख लीजिए, नंबर 4-5 पे वो आपका भरोसेमंद है। एक बात मैं और कहूँगा कि 2019 सेमीफाइनल की आप याद करें तो आप क्यों हारे थे।
आप ये गौर करें कि आपका शिखर धवन तब उच्च क्रम में आता था और केएल राहुल मध्य क्रम में आता था, लेकिन शिखर धवन की चोट लग गई और राहुल को आना पड़ा ऊपर। मध्य क्रम में आपके पास कोई बचा नहीं विश्वसनीय बल्लेबाज, और वो पहले ही निपट गया। जब पिच थोड़ी सी सही हुई तो आपके पास में दिनेश कार्तिक और ये पांड्या और ये सब थे, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो केएल राहुल का मध्यक्रम में होना बहुत जरूरी है। कीपिंग वो ठीक ठाक कर रहा है अपने हिसाब से। द्रविड़ ने कीपिंग की थी कि ये केएल राहुल ये भी कीपिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा खिलाड़ी है, उसको आपको ऐसा खिलाड़ी मध्यक्रम में चाहिए ही चाहिए, और उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। बाकी लगभग सारे खिलाड़ी ठीक हैं। अब ऑफ स्पिनर आपकी टीम में नहीं है तो नहीं है। वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया था, हालांकि उसने ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, लेकिन उसके साथ एक लक फैक्टर ये है कि वो 2018 एशिया का फाइनल खेला था, वो निधास ट्रॉफी फाइनल खेला था जिसमें दिनेश कार्तिक ने वो छक्का मारा था, आखिरी गेंद पे भारत को जिताया था। वो 2021 गावा सीरीज में जो फाइनल टेस्ट मैच खेला था वो भी भारत जीती थी, और ये कल भी एशिया का फाइनल में खेला, हालांकि उसने बॉलिंग की ना बैटिंग की, लेकिन फिर भी इंडिया जीत गई। तो लक फैक्टर तो वाशिंगटन सुंदर के साथ है भाई। बाकी शार्दुल ठाकुर से आप उसको रख सकते हैं टीम में, नहीं रख सकते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर से मुझे कोई बहुत उम्मीद कभी रहती नहीं। चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, सेम केस है। बाकी अब विश्व कप आने वाला है, तो विश्व कप में ये टीम अपनी अच्छे फॉर्म में है, और जो भी टीम एक फाइनल में आके सामने वाली टीम को 50 रन पे बुक कर जाए, और जिसका एक खिलाड़ी एक ही ओवर में 4-4 विकेट ले जाए, तो उस टीम को आप विश्व कप का दावेदार तो मानेंगे ही मानेंगे। मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ में हैं, और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए। बगैर एडिटिंग के मैंने ये डाला है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करूँ, क्योंकि ये मेरे थोड़े से दिल के उद्गार थे, और मैंने डाल दिए। एडिटिंग वगैरह की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, हम तो चला ही रहे हैं। राधे राधे, श्याम राधे।